हाँ तो बच्चा लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक न्यू वीडियो जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी। आज हम खगोलीय दूरदर्शी के विषय में अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं टाइम को बिल्कुल भी देर ना करते हुए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके सिद्धांत की। ठीक है। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? खगोलीय दूरदर्शी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो खगोलीय दूरदर्शी का आप लोग नाम समझिए। खगोलीय दूरदर्शी मतलब खगोल, खगोल बोले तो यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में जो बहुत दूर दूर की चीजें, इस पूरे यूनिवर्स में जो बहुत दूर दूर की चीजें, उनको देखने के लिए हम जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। उसको हम बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो क्या हुआ खगोलीय दूरदर्शी? खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका प्रयोग हम बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। ठीक, समझना। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका प्रयोग हम दूर की वस्तुओं को पास, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, और ये करता क्या है? ये क्या करता है? ये बहुत दूर वस्तुओं को, जैसे आप इस पे समझ सकते हैं, ये एक वस्तु है और ये वस्तु कहां पर है? अनंत पे। कहां पर है? अनंत पे। ठीक, तो अनंत की वस्तु है। अब जैसे प्रैक्टिकली अगर हम समझे इसको, तो अनंत पर इसका यूज करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। यूनिवर्स में जो बहुत दूर दूर वस्तुएं हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन उसको देखने के लिए हम जिस प्रकाशिक यंत्र का यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो है खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है। अब ये करता क्या है? वो बहुत ज्यादा दूर वस्तु को पास कर देगा। अब जैसे इसमें देखेंगे आप, ये अनंत पे वस्तु है, यानी जैसे मान सकते हैं यहाँ पे एक चंद्रमा है और चंद्रमा बहुत दूर है, और ये क्या करेगा? ये यंत्र के बीच में, एक ये हमारा यंत्र है, यंत्र का साइज है इतना बड़ा। ठीक, इतना बड़ा साइज है। तो ये क्या करेगा? उसका प्रतिबिंब, उस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब इस यंत्र के बीच में बना देगा। ठीक, यानी जो वस्तु बहुत ज्यादा दूर रखी थी उसका प्रतिबिंब इसने कहां पे बना दिया? पास में बना दिया। और जब प्रतिबिंब पास हो जाता है तो उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बस इसीलिए हम प्रयोग करते हैं खगोलीय दूरदर्शी का। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब, दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब पास बना देता है, पास बना देता है। जो चीज दूर होती है उसका प्रतिबिंब ये पास बना देता है। ठीक, तो ये होता है इसका सिद्धांत। अगली चीज, आइए हम बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। ठीक, रचना वैसे इसकी नहीं है, रचना किसी की होगी। तुम लोग यार कुछ भी सोचने लगते हो, ऐसी बात नहीं है। रचना, देखो इसकी रचना के बारे में बात करते हैं, बना कैसे होता है। तो रचना इसकी बहुत सिंपल सी है ना, बिल्कुल सिंपल, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा सिंपल। कैसे सिंपल? देखो, ये इसमें एक छड़ लगी है, छड़, कहे की छड़ है, ये धातु की छड़ है। तो इसमें एक धातु की छड़ लगी होती है, धातु की छड़ लगी होती है जिस पर एक बड़ी फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनते जाना है। आप केवल सुनते रहिए और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो धातु की एक छड़ लगी होती है जिसपे एक बड़ी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, जिसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक भाई, इस धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर एक दूसरी छड़ लगी होती है। ये एक और छड़ है, ये भी धातु की है। ठीक, धातु की एक दूसरी छड़ लगी होती है और ये छड़ पहली वाली छड़ से दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आप कहेंगे सर ये दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या है? तो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था मैंने लास्ट वीडियो में समझाई हुई थी।
जब मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया था। और एक बात और, अगर अभी तक आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं पढ़ा तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आपको, उसको देखिए और समझिए। ठीक, बहुत अच्छी तरह से मैंने वहाँ पे भी बताया है। तो वहाँ पे मैंने दंतुर दंड चक्र व्यवस्था भी बताई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या होती है, जैसे कोई दो नलियाँ हैं, जैसे एक ये नली और एक ये, यहाँ पर मान लो कोई दो नली है, ठीक है। तो इनको दोनों को कसने के लिए बीच में एक चूड़ियों वाला काम होता है, ठीक है। तो इसको हम घुमा करके क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं या घुमा करके ढीला कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको घुमा करके टाइट करने की या इसको घुमा करके ढीला करने की, इसको हम बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो एक नली में बड़ी फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक लेंस लगा होता है और दूसरी नली में छोटी फोकस दूरी वाला नेत्रिका लेंस लगा होता है, और ये दोनों नलियां एक दूसरे से दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा जुड़ी होती है। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था ही क्यों? क्योंकि हम इस व्यवस्था में नली को खिसका करके, ऐसे घुमा करके खिसका करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से इसके बीच में दंतुर दंड चक्र व्यवस्था करी जाती है, ठीक। रचना आई समझ में? एक बार इसको हम पूरी लैंग्वेज देखते हैं। क्या होती है इसमें, धातु की एक छड़ में एक सिरे पर अभिदृश्यक लेंस, धातु की छड़ में एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा जुड़ी होती है, जिस पर छोटी फोकस दूरी वाला एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम नेत्रिका लेंस से जानते हैं, ठीक है। ये भाई हो गई इसकी रचना। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखो, जिस भी वस्तु को हमको देखना होता है, ध्यान से समझना, जिस भी वस्तु को हमको यहाँ पे देखना होगा, उस वस्तु को हम अभिदृश्यक लेंस के सामने रख देते हैं, ठीक। इसमें आप लोग चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ये अभिदृश्यक लेंस है, और अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने, अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने एक वस्तु रखी है ए बी। यहाँ पे आपको लग रहा है ये बहुत पास है, लेकिन एक्चुअल में ये अनंत पे रखी है। अनंत, अनंत यानी बहुत दूर। बहुत दूर में क्या, ये कोई चंद्रमा हो सकता है। बहुत दूर में क्या, ये सूरज भी हो सकता है। बहुत दूर में क्या, ये कोई अदर प्लैनेट जैसे शुक्र हो सकता है, बुध हो सकता है, या कोई तारा हो सकता है, ठीक। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे इससे। तो ये एक वस्तु है, अनंत पे रखी है, और इतिहास जानता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर आती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी लेंस हो, समांतर आती है। तो ये वस्तु है, और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये समांतर आएंगी, ये समांतर लाइन, ये आई खिट 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 यहाँ पे पड़ी, और ये आई खिट 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 यहाँ पे पड़ी, ठीक। तो ये दो समांतर लाइनें आएंगी, और ये सॉरी, ये अब एक चीज और, उत्तल लेंस के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने एक चीज, उसकी 6 कंडीशनें देखी होंगी। 6 कंडीशन में जरा याद करिए कि उसकी पहली कंडीशन क्या थी। 6 स्थितियां देखी थी, उन 6 स्थितियों में से याद करो कि पहली स्थिति क्या थी। पहली स्थिति, जब आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि पहले हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। याद आया? अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो सेम कंडीशन वही इसमें भी, ये अभिदृश्यक लेंस है, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ ये है FO, यहाँ पर है ये FO। तो अनंत से आने वाली किरणों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक। बस इतना सा यहाँ पे समझना है। अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तित होकर फोकस पर बनेगा, ठीक। और ये प्रतिबिंब कैसा है? ये उल्टा है, वस्तु से
छोटा है और वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा, छोटा और वास्तविक। और ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक, अब एक नई कहानी स्टार्ट होती है यहां से। तो ये वस्तु है वैसे ये प्रतिबिंब, इस लेंस का प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगी। तो अब इससे हमें, अब ये वस्तु का कार्य करेगी, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब एक नया बनेगा। तो अब यहां से सॉरी, यहां पर देखो ये एक वस्तु रखी है, अब इससे हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु से पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई ऐसे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तित हो जाती है और फोकस से निकल जाती है। तो ये यहां से अपवर्तित हुई और कहां से निकल गई? फोकस से निकल गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है, तो ये इस केंद्र से होते हुए जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण यहां से निकल गई। अब आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों किरणें कभी जीवन में एक दूसरे को मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये पीछे ऐसे जा रही है, जितना दूर जाती जाएंगी उतना ही ये दोनों किरणें एक दूसरे से हटती जाएंगी। ठीक, तो इसके लिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा? फिर इसके लिए भी हम जुगाड़ पहले ही कर चुके हैं। इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जो किरण केंद्र से होकर जा रही थी उसको हमने इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाया, और जो किरण फोकस से होकर जा रही थी उसको भी हमने इस तरह से पीछे की ओर बढ़ाया। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट देती हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब। ये क्या है? ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है। वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब। कोई अगर इसकी प्रकृति पूछेगा तो आप क्या बताओगे? कैसा है ये? उल्टा। कैसा है? उल्टा। ठीक, भाई देखो वस्तु से तो छोटा ही रहेगा। अगर हम छोटाई बड़ाई की बात करें तो ये वस्तु से तो छोटा ही रहेगा। ठीक, अब अनंत पे हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं? चंद्रमा। अब चंद्रमा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। अब उस चंद्रमा को हम इस यंत्र के अंदर नहीं बना सकते। ठीक, तो वस्तु चंद्रमा से तो छोटी ही रहेगी, आई मीन प्रतिबिंब तो चंद्रमा से छोटा ही बनेगा। तो वस्तु उल्टा बन रही है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है और आभासी बन रहा है। ठीक, भाई जबरदस्ती किरणों को मिलाया जा रहा है, इसलिए ये कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना। अब एक बार इसको सिर्फ भाषा से समझते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा से मान लिया कि अभिदृश्यक लेंस के अनंत पर एक वस्तु रखी है। वस्तु है ए बी, वस्तु है ए बी। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर आती हैं। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनाती है। ये प्रतिबिंब उल्टा, छोटा तथा वास्तविक होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक, तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा फोकस से निकल जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है। ये दोनों किरणें, इन दोनों किरणों को पीछे तक बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से दोनों लेंसों के बीच में मिलती है। ठीक है भाई, तो ये हो गई ये हो गया इसका प्रतिबिंब का बनना। और यहाँ पर जहाँ जिस पॉइंट पे मिल जाती है वहां पर बन जाता है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक, अब हम लोग जानेंगे आवर्धन क्षमता के बारे में। इसके बारे में आवर्धन क्षमता, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आवर्धन क्षमता की तरफ। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता,
तो आवर्धन क्षमता को जानने के लिए हम लोग चित्र को पहले एकदम साफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर चित्र सही से समझ में आ जाएगा, डायग्राम को सही से समझ में आ जाएगा, तो हमको डेरिवेशन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसलिए इसको बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये देखो हमारा डायग्राम निकल आया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता देखो, पिछले वाले क्लास में भी आपको मैंने बताया था, आपने पढ़ा था कि आवर्धन क्षमता किसको बोलते हैं कि अंतिम 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 प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। ठीक, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब का दर्शन कोण और बटे में वस्तु का दर्शन कोण। प्रतिबिंब का दर्शन कोण और बटे में वस्तु का दर्शन कोण, ठीक। और ये प्रतिबिंब कौन सा है? अंतिम प्रतिबिंब। तो देखो, वस्तु हमारी ये है, तो वस्तु का जो दर्शन कोण है इसको मान लेते हैं अल्फा, और ये अगर अल्फा है तो देखो ये लाइन इसको इस तरह से काट रही है, ये लाइन इसको इस तरह से काट रही है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो एंगल इधर वाला होता है सेम टू सेम वही एंगल इधर वाला भी होता है, ठीक। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा। तो ये हमारे वस्तु के दर्शन कोण की बात फिक्स हो गई। एक एक चीज हम अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक। तो ये वस्तु का दर्शन कोण कितना हो गया? आवर्धन क्षमता को बच्चों m से डिनोट करते हैं, और वस्तु का दर्शन कोण हो गया अल्फा। प्रतिबिंब का दर्शन कोण, प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब ये है, ठीक है। तो इसका जो कोण बन रहा है ये यहां से बन रहा है, तो इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा। इस कोण को अपन ने क्या मान लिया है? बीटा। तो ये हो गया बीटा, तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो, जो बीटा और अल्फा है ये बहुत छोटे छोटे कोण है, अल्फा बीटा बहुत छोटे छोटे कोण है, इसलिए हम बीटा को tan बीटा मान सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा मान सकते हैं। रख दो यहाँ पे, m इज इक्वल टू tan बीटा और अपॉन में tan अल्फा। भाई tan बीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan बीटा, बीटा है ये, तो बीटा के लिए लंब देखोगे तो कितना आएगा? लंब ये a डैश b डैश, कितना है? a डैश b डैश अपॉन आधार कितना है? आधार हो जाएगा e से a डैश तक, e से a डैश तक, और फिर बटे, अब tan अल्फा की बात कर लो, tan अल्फा पे, तो tan अल्फा ये है, तो tan अल्फा के लिए लंब हो जाएगा a डैश b डैश, a डैश b डैश, और आधार, आधार यहां o से लेकर a डैश तक, o a डैश, ठीक। भाई ये tan अल्फा है, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंब हो गई, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी होती है, तो ये कर्ण हो गई, ये हो गई आधार, ठीक। कुछ भी फंसेगा नहीं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो एल ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, तो ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, ई ए डैश। कोई तकलीफ वाली बात
नहीं है ना, बढ़िया। अब देखो समझना, अच्छा कुछ कुछ बच्चों को एक ये भी दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब तो ए डैश बी डैश है, तो उससे भी हम कर सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये लंब हो जाएगा, और आधार हो जाएगा ई से ए डैश तक, आधार हो जाएगा ई से ए डैश तक। और ध्यान से देखो, अगर ध्यान से, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, और समरूप होने पर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, ए डैश बी डैश, और ई डबल डैश ई ए डबल डैश की संगत भुजा ई ए डैश हो जाएगी, ई ए डैश। ठीक, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो आप चाहे डायरेक्ट ये लिख दो और चाहे पहले ये लिखो फिर ये लिख दो, दोनों में बात एक ही है। अब देखो m इज इक्वल टू ओ ए डैश, ये क्या है, ओ ए डैश, तो ओ ए डैश ये प्रतिबिंब है, ओ ए डैश ये क्या है, प्रतिबिंब नहीं, ओ ए डैश ये यहां से यहां तक फोकस दूरी भी है, ओ से ए डैश तक क्या है, फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ ओ, क्या लिख सकते हैं, एफ ओ, एफ ओ सॉरी। और फिर है ई ए डैश, तो ई से ए डैश की दूरी क्या है, ये भाई वस्तु है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कर रही है, तो ये वस्तु की दूरी है, और ये माइनस का कितना होगा, ये माइनस का यू ई होगी, ठीक, क्योंकि वस्तु पीछे होती है, तो ये हो गया माइनस का यू ई। तो फॉर्मूला बन गया आवर्धन क्षमता का m इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई, m इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसकी देखो दो कंडीशन भी होती है, ठीक, दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, जब न्यूनतम दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी माइनस डी। वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी वही होगी माइनस का यू ई, और फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, फोकस दूरी होगी एफ ई, फोकस दूरी एफ ई। तब ऐसी कंडीशन पे देख लो, देखो समझो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। भाई हम लोग बात कर रहे हैं नेत्रिका लेंस की, वी आर टॉकिंग अबाउट नेत्रिका लेंस, तो यहाँ पे सब कुछ नेत्रिका पे है, सब कुछ नेत्रिका का है, ठीक। तो ये एफ ई वी ई और यू ई, ठीक है भाई। तो ये 1/f ई, 1/f ई बराबर 1/VE, VE यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी, तो माइनस का डी हमने लिख दी प्रतिबिंब की दूरी, सही है, और माइनस का 1/VE। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 1/Fe इज इक्वल टू
माइनस का 1/d, और ये माइनस होता है यूई भी भाई माइनस का था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1/ue, प्लस का 1/ue, ये इधर ले आओ, तो ये हो गया 1/fe प्लस 1/d इक्वल 1/ue, 1/ue। तो 1/ue की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1/fe प्लस 1/d। ठीक, तो इस चीज को यानी ये जो है इसको यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल माइनस एफ ओ अपॉन ये 1/ue लिखा है, इनटू में हम 1 मान लेते हैं, 1 होता है, तो 1/ue की जगह हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/fe और प्लस 1/d, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम fe जबरदस्ती निकाल लें, यहाँ से fe हम यहाँ कर लें, ठीक, तो क्या होगा, ये माइनस FO/fe, अगर हम ये निकाल लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और प्लस यहाँ नीचे से fe निकाला यानी ये fe ऊपर आ जाएगा, तो ये fe और अपॉन में d। तो ये फॉर्मूला होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, ये फॉर्मूला होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर। अगर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो तो वहां पर हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो है ये वाला। ठीक, तो इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रतिबिंब सॉरी अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना बन के अनंत पे बन रहा हो तो ऐसी कंडीशन पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट फिर आगे। हाँ भाई, तो आगे देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या आती है इस पे, सेकंड कंडीशन आती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। ठीक, तो अनंत पे होगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी, बात अभी भी वही चल रही नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी यानी VE इज इक्वल टू इन्फिनाइट, अनंत के लिए इन्फिनाइट, और वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि लेंथ से पीछे बन रहा प्रतिबिंब, इसलिए माइनस इन्फिनाइट। ठीक, अब आगे देखते हैं वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी यानी VE, ये माइनस का VE हो जाएगा, आई मीन सॉरी माइनस का UE, माइनस का UE। फिर इसके बाद फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी हो जाएगी FE इज इक्वल टू FE, ये फोकस दूरी हो गई। अब देखो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर हम सब में नेत्रिका लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेत्रिका लेंस यानी आई लेंस यानी 1/fe इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। अब देखो ध्यान से देखना, ये हो गया 1/fe इज इक्वल 1/ माइनस इन्फिनाइट। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, आप कह रहे प्रतिबिंब की दूरी कहां पर होनी चाहिए, अनंत पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी अनंत हो गई, तो 1/इन्फिनाइट और माइनस 1/ue, और ये भी माइनस का होता है,
तो भगवान की दया से दोनों कट जाएंगे। ठीक, ये दोनों कट गए, बर्बाद। तो 1/FE, हाँ दिख रहा है, 1/FE इज इक्वल टू 1/UE। यानी अब इस बार हम 1/UE की जगह पे 1/FE लिख सकते हैं। ठीक, यानी 1/UE इस चीज को हम कहां पे लिख सकते हैं, यहां पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/UE की जगह 1/FE लिखना है, तो -FO और 1/UE की जगह 1/FE, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का FO/FE। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, जब हमारा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। ये कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। ठीक, तो ये वीडियो यहीं से फिनिश होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग सपोर्ट करो। तो आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए, हमारी मेहनत जारी है और आप लोग के सपोर्ट से सब कुछ होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।